प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक नई यूनिट ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट से संबंधित फिनोमिना की बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारे लिए +2 क्लास के लिए है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लेके चलेंगे जो 10th क्लास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जो IIT या नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऑप्टिक्स। जितने भी सबसे पहले ऑप्टिक्स के बारे में ही हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऑप्टिक्स होती क्या है? ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इट इज द branch of physics which deals with the study of light and its phenomena। यानी कि आप इसको कह सकते हैं it is the branch of physics which deals with the study of लाइट एंड इट्स फिनोमिना। प्यारे बच्चों, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। लाइट पूरी ऑप्टिक्स के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें डायग्राम्स आएंगे, रे डायग्राम्स आएंगे, तो उन्हें अपने हाथ से बना करके देखें और नोट्स भी अपने खुद के बनाएं। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपको उसकी PDF लिंक जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उन नोट्स को डाउनलोड कर हम बात कर रहे थे ऑप्टिक्स की, तो लाइट से संबंधित फिनोमिना होंगे इसमें। इसकी 2 ब्रांचेज हैं ऑप्टिक्स के अपने आप में। देयर आर 2 मेन ब्रांचेज। जैसे एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। आप कह सकते हैं कि लाइट रे से संबंधित जो फिनोमिना हैं उनको हम स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स की जिस ब्रांच से, उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और लाइट वेव नेचर, वेव को लेकर के जो फिनोमिना हैं जिनके हम स्टडी करेंगे आगे चल के, वो वेव ऑप्टिक्स के तहत आते हैं। तो हम ये 2 ब्रांचेज, पहले हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे कि रे ऑप्टिक्स में जो मेन फिनोमिना हैं उनकी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन वगैरह। तो हम एक एक करके सबसे पहले ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। और उसमें सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक 1 बाय 1 हम कुछ फिनोमिना स्टडी करेंगे। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन, जैसे कि जब हम किसी बॉल को किसी वॉल पर मारते हैं और वो वहाँ से टकरा करके वापस आ जाती है, तब हम कहते हैं कि बॉल गेट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल। यानी कि ठीक ऐसे ही जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है और वहाँ से फिर वो उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मीडियम चेंज नहीं होता, हालांकि पाथ लाइट रे का चेंज हो जाता है। इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई सरफेस है और ये देखिए, अभी जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये लाइट रे है, ये किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल, और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसको हम क्या कह रहे हैं? इंसिडेंट रे। और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है ये। और ये इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी लाइट रे ने क्या किया, अपना पाथ बदल लिया, अपने पाथ की जो
लेकिन मीडियम नहीं बदला, जिस मीडियम से लाइट आई थी वही है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आप कहेंगे द फिनोमिना by which the light ray changes its path without changing medium, without changing medium is called reflection। ये देखिए, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर एक देखने की बात है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ हम एक मिरर लगा दें और लाइट जैसे यहाँ आई, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट भी करना चाहें तो आप देख सकते हैं, इस तरह से लाइट आएगी, इसी बोर्ड पर रहेगी और फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी, वो भी बोर्ड पर ही रहेगी और नॉर्मल भी बोर्ड पर ही। यानी कि जो तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहोगे? द इंसिडेंट रे ये है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये देखिए, ये पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। और दूसरा देखिए बेटे, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और उसे हम आई से लिखते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। यही है हमारा दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज, आप इस तरह से कह सकते हैं कि आई इज इक्वल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो दीज आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक और पॉइंट हम यहां बता सकते हैं, रिफ्लेक्शन दो कैटेगरीज में हम रख सकते हैं। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं जिस पर लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, वैसे तो लाइट जिस भी सरफेस पर आप डालते हो तो उस पर रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जिस सरफेस पर लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड मिरर। ये मिरर है यहां पर, दिस सरफेस ऑन विच द लाइट रे गेट्स कंप्लीटली रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड मिरर। अब यहां पर भी रिफ्लेक्शन को दो मेन कैटेगरी में हम अलग से डिवाइड कर सकते हैं। जिस सरफेस पर, जैसे जब लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट हो और वो इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रही हो, वो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे हमने डाली और वो इन सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रही हैं, मान रही हैं, तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैं उसकी भी बात कर लेता हूं यहां पर कि रिफ्लेक्शन रेगुलर कौन सा होता है। ये देखिए, ये मिरर है, इस पर लाइट रे एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हुई। ये देखिए, ये कहां जाएगी, ये इधर चली गई है। दूसरी एक पैरेलल बीम, ये फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई चली गई। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर
रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन क्या देंगे? व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन बाकी मिरर के अलावा किसी और सरफेस पर लाइट गिरती है, जैसे किसी वॉल पर, किसी बुक पर या पेपर्स पर, तो वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, वहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है और वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते। इस तरीके से जैसे पैरेलल बीम आएगी तो दूसरा जो रिफ्लेक्शन की मैं जो बात कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं diffuse reflection. When the parallel beam of light ray incident on a surface and gets reflect from it, but it does not obey the laws of reflection, then such reflection is called diffuse reflection. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का भी अपना मीनिंग है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता तो हमारे रूम्स में जो लाइट आ रही है, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, आइदर वो बिल्कुल ब्राइट दिखते और बिल्कुल डार्क दिखते, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही एक सॉफ्ट इल्यूमिनेशन हमारे रूम्स में होता है, हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। रूम में जो लाइट आ रही है दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसका अपना मीनिंग है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपने पता कर ली। अब जो मैं बात यहाँ विशेष तौर पर बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर की। मिरर होता क्या है उसी की बात करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स में सबसे अहम पॉइंट जो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, तो वो मिरर ही है। तो चलिए देखते हैं ये मिरर क्या होता है। अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि द सरफेस ऑन विच द लाइट रे गेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली इज कॉल्ड मिरर। अब मिरर जो है उसमें आप देख रहे हैं एक साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दूसरी साइड में पॉलिश होती है। आपने घरों में मिरर देखे होंगे, जो है ना, ड्रेसिंग टेबल में जो है वो भी मिरर है, और गाड़ियों में जो रियल या ये देखिए कि गाड़ियों में भी आपने देखे होंगे मिरर्स लगे होते हैं, वो जो पीछे के व्हीकल्स वगैरह को देखने के काम आते हैं, वो भी मिरर हैं। वो सभी ऐसे ही होते हैं, एक साइड में पॉलिश्ड होते हैं, एक साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। लेकिन उसकी शेप के आधार पर मिरर्स को दो मेन कैटेगरीज में हम लोग यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, मिरर्स कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज। सबसे पहले हमें मिरर की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि दिस सरफेस ऑन विच द लाइट रे गेट्स कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड मिरर। द मिरर्स कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज। दो तरीके होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। हम दोनों ही मिरर की बात वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? यदि डेफिनेशन ही यही है कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। इन ड्रेसिंग टेबल जो मिरर आपने देखा, जो यूज करते हैं अपने घरों में, वो आमतौर पर प्लेन मिरर ही होता है। एंड स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, इमेज बनने का एक ही तरीका होता है कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है। जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के और आती है तो बहुत सी लाइट रेज आती हैं और वो फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और फिर कहीं ना कहीं या तो वो मिल जाती हैं या वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे हमें क्या होता है कि हमें वो
इमेज बनते हैं। जहाँ वो लाइट रे एक्चुअल में मिल जाती हैं तो वहाँ रियल इमेज बनती है। और अगर वो लाइट रे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दिख रहा है, मिल नहीं रही हैं बट लग रहा है कि वो वहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। तो चलिए देखते हैं इमेज कैसे बनेगी। मैंने पहले भी बताया आपको कि उस मिरर लीजिए, जैसा भी वो कह रहे हैं, प्लेन मिरर कह रहे हैं तो प्लेन ले लीजिए, स्फेरिकल कह रहे हैं तो स्फेरिकल ले लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उस ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रेज को चलाइए और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जहाँ वो जा रही हैं वहाँ उनको जाने दीजिए और फिर देखिए वो कहाँ मिलती हैं या कहाँ से पर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और फिर देखना उस जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी वहाँ इमेज बनेगी या वो जहाँ से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं वहाँ इमेज बनेगी। उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपको बिल्कुल इसमें डरना घबराना नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से प्लेन मिरर से इमेज बन रही है। देखिए, दिस इज दी प्लेन मिरर। अब यहां से देखिए कि यहां मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज दी ऑब्जेक्ट ओ। साथ साथ आप ये रे डायग्राम बनाते रहें तो आपको आसानी होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने। और फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स है उसको कई स्टूडेंट्स टिपिकल इसीलिए मानते हैं कि उनको इसका बेसिक आइडिया नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और डायग्राम बना करके नहीं देखे हुए, तो प्रैक्टिस कम होती है। उनको पता ही नहीं होता है कि रे डायग्राम्स वगैरह कैसे बनते हैं। वो रटते हैं, पिक्चर देखते हैं और उसको अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, इससे वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ से मान लो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर ये लाइट गई, इसके ऊपर पहले नॉर्मल ड्रा कर लिया करें बेटे, ये नॉर्मल है। और मान लो ये लाइट रे यहाँ से आई, आप समझ सकते हैं ये कहाँ जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई वहीं जाने दीजिए। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो अब ये इधर चली जाएगी, I इक्वल टू R, तो ये इधर चली गई है। कम से कम 2 लाइट रे हम यहाँ से जरूर चलाएं। एक और चला लेते हैं, चलिए एक यहाँ पर ले लेते हैं, ये भी नॉर्मल है, ये I बराबर R। और यहाँ से भी लाइट रे देखिए, ये लाइट यहाँ गई। अब क्योंकि नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 ही होगा। तो फिर वो कहाँ जाएगी, 0 बनाती हुई वापस चली जाएगी। ये देखिए बेटे, ये वापस चली गई है रिफ्लेक्ट होकर के। अब इन लाइट रेज को, ये लाइट रे ऐसे चली गई बेटे। अब जरा एक लाइट रे ये जा रही है इधर से और एक ये जा रही है, इनको देखिए कहाँ मिलती हैं। आप देखेंगे कि इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, ये कहीं पर भी नहीं मिलने वाली हैं। इसका मतलब है रियल इमेज तो यहाँ नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइट रे कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो चलिए पीछे की तरफ देखते हैं, कहीं क्या ये इंटरसेक्ट होती हुई हमें लग रही है। तो वो देखिए, इनको पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए, देखिए ये देखिए, इसको भी बढ़ा दीजिए। जहां भी जाती हैं अपनी तरफ से टर्न नहीं करनी है, जहां जा रही हैं वहीं। ये देखिए यहां पर ये मिल गई, ये जहां मिली हैं वहां पर इमेज बन जाएगी। क्योंकि यहां रियल में नहीं मिल रही हैं तो हमें ये पता चल के यहां ये जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल इमेज बनेगी, काल्पनिक। काल्पनिक समझते हैं ना, जो चीज़ हमें लग तो रही है कि वो है लेकिन है नहीं, एक्चुअल में नहीं है। शीशे के पीछे जाकर के, मिरर के पीछे जाके तुम खड़े हो तो तुम देखो कोई है क्या, कोई नहीं है। क्या वहाँ पीछे उसकी फोटोग्राफ्स ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। हमें लग रहा है कि वहाँ पर एक इमेज है, तो इस तरह की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, ये हमारा प्लेन मिरर है। प्यारे बच्चों, और इस तरह से हमारी ये इमेज बन गई। अब इस इमेज की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या आप यहाँ देख रहे हैं। वैसे इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो किस तरह की वो जो इमेज बनती है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स ज़रूर लिख दें। यानी कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप मिरर के सामने खड़े हैं तो जो आपकी इमेज है वो सीधी होती है या इन्वर्टेड, उल्टी होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सीधी होती है, तो हम कहेंगे वी नोट दैट बाई प्लेन मिरर, आप कह सकते हैं प्लेन मिरर
the nature of image is, या characteristics of the image are number 1, the image formed is erect, कैसी है, बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है, पहला ही पॉइंट। दूसरा, क्या लाइट रे वास्तव में मिल रही है वहां पर, आप कहेंगे सर मिल नहीं रही है, तो फिर कैसी इमेज बनी, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए वो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बन गई। पॉइंट तीसरा देखिए, जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट से होते हैं, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर बन रही है, यानी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर is same as that of object from mirror। ये पॉइंट भी आपने नोट कर लिया यहां पर, भाई जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी दूर इमेज बनती है मिरर से। नेक्स्ट देखिए, एक यहां महत्वपूर्ण चीज ये दिखती है कि जो लेफ्ट का हिस्सा होता है मिरर में वो राइट का दिखाई देता है और राइट वाला लेफ्ट में, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है। क्या लिखेंगे आप यहां पर कि देयर इज लेटरल इन्वर्जन, दैट इज लेफ्ट साइड अपीयर इन राइट साइड और राइट साइड अपीयर इन लेफ्ट, तो इसे लेटरल इन्वर्जन हम लोग कहते हैं। इमेज की जो बात बन रही है, ये पॉइंट्स आप नोट करते चले जाइए, 4 पॉइंट्स हमने नोट किए, और भी पॉइंट्स आप यहां नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5th पॉइंट आप क्या नोट करेंगे यहीं पर, एक पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है तो इमेज भी उसकी तरफ आता है। जैसे आप जा रहे हैं मिरर की तरफ तो फिर जो इमेज है आपकी वो ऑब्जेक्ट की तरफ आता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जितनी वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ डबल वेलोसिटी से आती हुई प्रतीत होगी, यानी कि इफ ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स मिरर with velocity or speed v, the image move towards the object by the image move with the velocity 2v, ये चीज भी आप यहां देख सकते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। एक और पॉइंट हम यहां लिखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए कौन सा, जैसे नंबर 6 में कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये मिरर है, दिस इज द मिरर, इस मिरर को हम M1 M2 कह देते हैं, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट है और इसकी ये यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। हमने क्या किया, इंसिडेंट जो ऑब्जेक्ट वाली लाइन है उसको वहीं रखा और मिरर को टर्न कर दिया, मिरर को रोटेट कर दिया बेटे, इस तरह से ये मिरर बना दिया, यानी कि मिरर को हमने, ये मिरर नई पोजीशन आ गई है हमारी M1 डैश M2 डैश। आप ये कह सकते हैं कि हमने इसको थीटा एंगल पर मिरर को रोटेट कर दिया ऑब्जेक्ट को वहीं रखते हुए। तो हमारी ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डबल एंगल पर रोटेट हो जाती है, ये देखिए ये यहीं रहेगा, और इस मिरर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइट ये चली जाएगी, यानी इसके हिसाब से ये 2 थीटा रोटेट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट गेट्स रोटेट बाई ट्वाइस द एंगल बाई विच द मिरर गेट रोटेट्स। मिरर को अगर हम रोटेट कर देते हैं तो ये डबल एंगल पर रोटेट हो जाता है, बशर्ते इंसिडेंट रे को वहीं रखा जाए। तो ये पॉइंट भी आपने नोट करना। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देखा जाता है कि अगर दो मिरर हैं और ऑब्जेक्ट वहाँ बीच में रखा हुआ है तो फिर
उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, इमेज की इमेज दिखाई देती है, तो कितनी इमेज बनेंगी, हाउ मेनी इमेजेस गेट फॉर्म बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ड्यू टू द टू मिरर्स, नंबर ऑफ इमेज। जैसे सपोज कीजिए एक मिरर ये है और एक ये मिरर है, ये अलग अलग एक एंगल पर हैं। आप नाई की दुकान पर जब जाते हैं तो उसमें आपकी बहुत सी फ़ोटो उसमें दिखाई देती हैं, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। आप अगर उनको गिनने लगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं। तो कितनी इमेज बनती हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो मिरर हैं वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड हैं, झुके हुए हैं। तो और फिर कितनी इमेज बनती है, ये देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द टू मिरर्स, कितनी बनेंगी उसका ये फार्मूला है कि 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अगर 360 और उन दोनों मिरर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो उतनी इमेज बनेगी, बशर्ते ये इफ इट इज ओड, अगर ये ओड नंबर आता है तो। ओड नंबर का मतलब कहते हैं जैसे 360 है और अगर आपने यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 36 आया, तो फिर ये तो इवन हो गया, नहीं तो फिर ये फार्मूला लगेगा 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा -1। अगर 360 बाई थीटा इवन आती है तो फिर इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज इवन, अगर इवन आती है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट, जैसे अभी मैंने बताया 36 आ रहा था तो कितनी इमेज बनेंगी, 35। अगर पहले से ये 35 आ रहा है तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर उतनी, यानी कि हमेशा ओड नंबर ऑफ इमेज बनती हैं, इवन नहीं बनती हैं। अगर वो इवन आती हैं तो उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ इमेजेस विच फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द टू प्लेन मिरर्स, वो चीज़ हमें पता चल गई। तो एक और चीज़ हमने यहाँ देखते हैं बेटे कि कई बार आप मिरर के सामने खड़े हैं, मार्केट में गए, सर हम मिरर खरीदना चाहते हैं ड्रेसिंग टेबल, तो उसका साइज कितना लें ताकि मैं पूरा उसमें दिखाई दे सके, मेरी जो हाइट है वो मान लो 5 फीट है या 6 फीट है, 6 फीट है, तो पूरा जो है इमेज है दिखाई दे मेरे, तो उसके लिए कम से कम आपको उससे आधे साइज का ऑब्जेक्ट ज़रूर लेना होगा, मिरर जो है लेना पड़ेगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट 6 फीट का है तो आपको 3 फीट का मिरर लेना होगा ताकि फुल इमेज आपके दिखाई दे। यानी कि इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द फुल साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the size of mirror must be half, at least half of the size of the object। ज़्यादा हो अच्छी बात है, बट कम से कम हाफ साइज जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये देखा कि प्लेन मिरर से किस तरह की इमेजेस बनती हैं, कैसे बनती हैं, उसकी नेचर कैसी है। तो ये सारे पॉइंट्स, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हाउ दी formation of image by plane mirror takes place and what are their characteristics, या फिर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल जो है नंबर ऑफ इमेजेस के ऊपर पूछा जा सकता है, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं कि किस टाइप से ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये लगा करके और क्वेश्चंस बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्लेन मिरर से संबंधित बातें। अब हम थोड़ा सा आइडिया स्फेरिकल मिरर के बारे में भी ले लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे उसकी कुछ बेसिक बातें, डेफिनेशन वगैरह देखने के बाद हम देखेंगे कि उससे इमेज कैसे बनती है। स्फेरिकल मिरर, डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि द मिरर whose reflecting surface is spherical is called spherical mirror। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि the mirror
which is the part of a sphere is called spherical mirror. Is called spherical mirror. तो प्यारे बच्चों, ये स्फेरिकल मिरर यानी जो एक स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक होलोस्फीयर है, हमने ये ले लिया, ये है होलोस्फीयर, दिस इज दी होलोस्फीयर। ग्लास का बिल्कुल अंदर से खाली स्फीयर है, होलोस्फीयर है, ये इसका सेंटर है स्फीयर का। यानी ये समझ लो एक बॉल है आपके पास, ग्लास की बनी हुई, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बॉल है, और अब हम उसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ये हिस्सा काट लेते हैं। तब ये काटेंगे तो हमारे पास ये हिस्सा ये आ जाएगा, देखिए ऐसे ये हिस्सा ये आ जाए, यानी इतना हिस्सा हमने काट लिया यहाँ से, तो ये हिस्सा बचेगा। ये ग्लास का है, ये हिस्सा किस चीज़ का है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये देखिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है हमारे पास, हम इस ग्लास पर सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, या तो हम सिल्वर पॉलिश बाहर की साइड में कर देंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इस स्फीयर के सेंटर की तरफ हो जाएगा, यानी कि इधर, ये समझ लीजिए। मैं दोनों को साथ साथ ये लेके चलूँगा। एक दूसरा हिस्सा भी हो सकता है यही, कि अगर हम यही हिस्सा, ये देखिए, मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ। मिरर की हमारे पास डेफिनेशन समझ में आ चुकी है। देखिए यही हिस्सा, ऐसा ही स्फीयरिकल मिरर मान लो ये है, एक ही बात है। अब हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज यहाँ बन रही हैं, दो काम हम लोग कर सकते हैं कि हम पॉलिश कर दें। जैसे सपोज कीजिए अगर हम पॉलिश बाहर की तरफ कर दें, ये है दोनों का सेंटर, ये सी है, इसको काट लिया हमने, एक ही बात है। इसका सेंटर ये पूरा ये ग्लास है, एक तरह से देखा जाए स्फीयर ही है, ऐसे एक ही बात है। ये सेंटर है, मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि हमारा ये हिस्सा है, इससे हम देखते चलेंगे। ये वाला सेंटर जो है वो ये है। अब दो बात हो गई है कि अगर हम पॉलिश, ये जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है, ये देखिए, ये इस स्फीयर का पार्ट है ये। अब हम इसे मिरर बनाना चाहते हैं तो मिरर के लिए क्या करेंगे, इसके एक साइड में हम पॉलिश करेंगे। ये देखिए कि अगर हम पॉलिश बाहर की तरफ कर दें, ये देखिए, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि इस सेंटर की तरफ। ये सेंटर किसका है, इस स्फीयर का सेंटर, जिसका ये मिरर हिस्सा है। उस सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उस स्फेरिकल मिरर को आगे चल के हम क्या किस नाम से जानेंगे, कॉनकेव मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर का एक जो पार्ट है वो है कॉनकेव मिरर। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये कॉनकेव मिरर हो गया। दूसरी बात देखिए बेटे कि अगर हम बाहर की बजाय अंदर की तरफ इसमें पॉलिश कर दें, सिल्वर पॉलिश अंदर की तरफ कर दें, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की साइड हो जाएगी, ये वाली साइड। यानी कि उस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर है उस स्फीयर का, जिसको आगे चल के हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, उससे अवे बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो उस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। यानी कि ये जो मिरर है ये तो कॉनकेव मिरर है, लेकिन इस मिरर को हम किस नाम से जानेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर। और इस मिरर को अभी अभी हम बता ही दिया है, क्या है ये, कॉनकेव। ये देखिए, फिर सुन लीजिए, द स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, हम यहां इसको ये कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ spherical mirror. The spherical mirrors are of two types. Number 1, concave mirror. Number 2, convex mirror.
कॉनकेव मिरर क्या है? व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट, then the spherical mirror is called concave mirror as shown. Number 2, convex mirror. When the reflecting surface is away from the center of the sphere of which this mirror is a part, then it is called convex mirror as shown. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ। कॉनकेव मिरर क्या है? द मिरर whose reflecting surface is towards the center of sphere whose mirror is a part is called concave mirror. ये देखिए कॉनकेव मिरर। और इसी तरीके से आप कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन दे सकते हैं कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे, बाहर की तरफ ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटे ये आपने टाइप्स ऑफ मिरर जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं वो पढ़ लिया। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो आपके सामने हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। जो टर्म्स हैं वो बार बार यूज होंगी, तो उन टर्म्स के बारे में हमें कुछ क्लियर होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सबसे पहले एक टर्म आएगी जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के लिए। तो ये होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? आप कह देंगे सर ये तो इसका मतलब ये स्फीयर अगर पूरा कर दें तो उस स्फीयर का सेंटर है जिसका स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है। बिल्कुल उसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which this mirror is a part is called center of curvature. It is denoted by C. The center of sphere whose spheric, ये देखिए, the center of the sphere whose the spherical surface या spherical mirror is a part is called center of curvature. It is denoted by C. कुछ डेफिनेशंस आप लिख सकें तो साथ साथ वीडियो को स्लो करके लिख सकते हैं। PDF फॉर्म में जो लिंक मिले उसमें से भी आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से तैयारी करनी है फिजिक्स के, और कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं। उसको भी, उसका जो सॉल्यूशन है या उसके जो डाउट्स को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक और डेफिनेशन हम लोग देना चाहेंगे यहाँ पर, पोल। बहुत बार इसका भी नाम आएगा। मिरर का जो सेंटर है वो पोल कहलाता है। द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। जैसे मिरर जो भी है उसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड पोल। द सेंटर ऑफ द मिरर, इसको हम पी से लिखते बेटे, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे ये हो, पी से। यानी
the center of mirror is called pole. It is denoted by P. इसमें ये पोल है, ये चीज़ हमें देखनी है। ये कॉन्वेक्स के केस में, ये आपने देखा कॉनकेव के केस में, पोल के बारे में पता चल गया। एक और चीज़ भी कई पूछी जाती है जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये यहां पर कहिए, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाई आर। आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए, ये जो है, ये हमारे पास इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां ये है। इसको एक और वर्ड्स में भी कह सकते हैं। देखिए, इस स्फीयर का जो रेडियस है उसी के बराबर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो ये चीज आपने देख ली कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। इट इज डिनोटेड बाय आर। आर का एक सिंबल होता है, फिक्स होता है। पूरी जो हमारी ऑप्टिक्स है उसमें हम यही सिंबल्स जो स्टैंडर्ड के हैं उन्हीं को यूज करेंगे। जैसे अभी हमने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। एक और चीज़ देखते हैं, ये डेफिनेशंस बिल्कुल ही, क्योंकि इन्हीं पर आधारित हमारे फिर आगे के कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ डेरिवेशंस होंगी जिनमें ये टर्म्स यूज होंगी स्फेरिकल मिरर के मामले में, चाहे वो इमेज की फॉर्मेशन हो या कुछ फार्मूलेज ड्राइव करेंगे उसकी बात हो। तो चलिए देखते हैं कुछ और डेफिनेशंस जो हमें पता होनी चाहिए। एक टर्म बार बार आएगी जिसको हम कहेंगे अपर्चर। अपर्चर का सीधा मतलब उसके साइज से है। जैसे जितना मिरर बड़ा होगा उतना ही उसका अपर्चर ज़्यादा होगा। यानी ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं डायमीटर। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये डायमीटर जो है यही है अपर्चर। यानी इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। क्या कहोगे? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड अपर्चर। प्यारे बच्चों, ये तो लीनियर अपर्चर कहेंगे हम इसे। एक एंगल की भी देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ये जो डायमीटर है जिसको हमने लीनियर अपर्चर कहा है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो देख लीजिए। ये जो एंगल है इसे हम एंगुलर अपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगुलर अपर्चर। द एंगल विच द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर formed at the center of curvature is called angular aperture। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज आपने और देखनी है। वहां जब प्लेन मिरर था ऐसे, तो वहां पर नॉर्मल खींचना बहुत आसान था। सीधा नॉर्मल होगा, जिस भी पॉइंट के ऊपर हुआ वहां एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। लेकिन यहाँ स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर हम नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे? ये देखिए, सपोज कीजिए हम इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा करना चाहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर कैसे करेंगे? यहाँ से एक पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी, ऐसे। दिस इज नॉर्मल।
अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करना चाहता हूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा, यहां ड्रा करना चाहता हूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा, कहीं पर भी। यानी कि जिस भी पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रा करना चाह रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होगी दैट विल बी टेकन एज नॉर्मल। द नॉर्मल एट एनी पॉइंट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट पॉइंट। इस तरह से हम लोग जब भी नॉर्मल की बात करेंगे तो वो ड्रा करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें अभी हम मिस कर रहे हैं जो बार बार यूज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए, ये चीज यहां महत्वपूर्ण है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाली जो लाइन है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए, दिस इज टेकन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो आप यही कहेंगे कि द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole is called principal axis। ये है प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने यहां से पास किया है। तो ये डेफिनेशन भी हमें पता चल गई। अब हम एक और पॉइंट यहां देखेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स वो भी आएगी कि अब ये देखिए कि हमारे पास कोई प्लेन मिरर है ना, सॉरी, ये मिरर है हमारे पास। कौन सा मिरर है? अब आप समझ गए होंगे, बहुत डिटेल में बातें हो चुकी हैं, तो देखते ही बता देंगे कैसा मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है। ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये देखिए कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यहां से देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जरा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये लाइट कहाँ जाएगी? ये देखिए, ये लाइट यहाँ मिल गई, इस पॉइंट के ऊपर आई। यही नहीं, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये देखिए ये भी नॉर्मल हो गया यहाँ पे। तो ये कहाँ मिल रही है? ये मिल गई, क्योंकि ये देखिए ये नॉर्मल है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आई बराबर आर, आई बराबर आर, आई इक्वल टू आर। तो ये जो भी जितनी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो कॉनकेव मिरर के केस में किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल गई हैं। ये देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो ये देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कर्व के स्फीयर, जिधर वो स्फीयर बन रहा होता है उस स्फीयर के सेंटर को ही तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए, अगर मैं कहूं कि यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए तो ये नॉर्मल हो गया, वो भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन आपको बताई थी। अब यहां से देखिए ये लाइट रे ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये कहां जाएगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई। आप कहेंगे सर ये तो इधर चली जाएगी, ये देखिए इधर चली, और ये ऐसे ही एक और लाइट रे देखिए ये कहां जाएगी? ये भी इधर चली जाएगी। लेकिन अगर हम इधर तो ये कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि डाइवर्ज हो गई हैं, ये बिल्कुल फैल गई हैं। यहाँ तो क्या थी, वो कन्वर्ज हो गई थी, ये आ रही थी और सारी किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। यहाँ तो क्या है, ये डाइवर्ज हो रही हैं और ये किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। बेटे ये देखिए, ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरे कौन के स्फेरिकल मिरर के केस में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। जहां पर जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर वो मर्ज हो जाती, कन्वर्ज हो जाती, मिल जाती हैं, या फिर रिफ्लेक्शन के बाद देखने वालों को तो ये लगेगा ना ये इस पॉइंट से आ रही हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट।
ये है हमें आइडिया इसका होना चाहिए कि फोकस पॉइंट चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस में कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये देखिए क्या लिखेंगे इसको, ये कौन सी टर्म है, प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली इसको फोकस पॉइंट भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बताइए क्या होगा। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों में जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी डेफिनेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज कन्वर्ज, ये देखिए कॉनकेव के मिरर के केस में ये कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाई एफ, इसे हम एफ से लिखते हैं। दोनों बातों को ध्यान से देख करके एक बात तो आप बता ही सकते हैं, कौन इन दोनों में से फोकस पॉइंट एक के लिए रियल होता है और एक के लिए वर्चुअल होता है। मैंने बताया था ना, जहां वास्तव में लाइट रेज मिल जाए वो रियल फोकस पॉइंट, जहां पर वो मिलता हुआ प्रतीत ही हो रहा है तो वो वर्चुअल है। तो बताइए, फॉर विच मिरर द फोकस पॉइंट इज रियल। आप कहेंगे सर ये कॉनकेव मिरर के लिए रियल होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वर्चुअल होता है। अच्छा, इसी आधार पर ये जो डायग्राम है इनको देख कर के आप मुझे बता सकते हैं इनमें से एक मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर होगा? ये देखिए, इसको कहेंगे क्योंकि इस पर जो लाइट रेज आ रही हैं उनको ये इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। दैट इज वाई द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन यही पूछेंगे कि वाई द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट which incident on it. That is why it is called converging mirror. And convex mirror is called diverging mirror because it diverges the light rays which incident on it. ये उनको डाइवर्ज कर देता है, तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो वो बात भी आपने देखी यहाँ पे। ये पॉइंट आपको नोट हो गया कि भाई ये होते क्या हैं। इसमें एक और चीज़, एक और डेफिनेशन, ये देखिए कि फोकस, फोकल लेंथ, ये टर्म भी बार बार आएगी। फोकल लेंथ बेटे इसे हम हमेशा स्मॉल एफ से लिखेंगे। फोकस पॉइंट, इसे प्रिंसिपल फोकल लेंथ भी कह देते हैं। फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। यानी कि ये है एफ, ये इसे यहां तक की डिस्टेंस। The distance between the focus point and the pole of the spherical mirror, दोनों ही आ गए, is called focal length। ये देखिए यहां पर ये है, this is focal length। तो what is focal length here? क्या कहेंगे आप? focal length की क्या डेफिनेशन बनेगी हमारी, बता सकते हैं आप यहां? The distance between principal focus point and pole
is called focal length. It is denoted by small f. अच्छा, आगे चल के एक बात और हम बात करेंगे कि जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, डिस्टेंसेस की बात करेंगे, तो तमाम जो डिस्टेंस हैं वो हम पोल से ही नापने वाले हैं, और पोल के जो इस साइड में जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो इधर होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो दोनों में एक की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, एक मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ली जाती है। तो बता सकते हैं किस मिरर के लिए पॉजिटिव और किस मिरर के लिए नेगेटिव होगी। फॉर कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, क्योंकि ये इधर है, और फॉर कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज टेकन पॉजिटिव। तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक टर्म मैं और यहाँ पर, एक होता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन की मैं बात करता हूँ। अभी तक तो हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे ये सारी लाइट रेज आई जो पैरेलल आ रही हैं वो तो फोकस पॉइंट पर मिल जाती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जब लाइट रे किसी एंगल पर आ रही हैं, ऐसे वो बिल्कुल पैरेलल नहीं आ रही हैं बल्कि किसी और एंगल पर आ रही हैं, तो वो फिर मिलेंगी तो फोकस पॉइंट के ऊपर ही, लेकिन ऊपर नहीं होंगी, वो ऐसे आएंगी तो वो फिर यहाँ मिलेंगी। तो एक ऐसा प्लेन ये देखिए, कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये फोकस पॉइंट है। तो ये जो प्लेन है जो फोकस पॉइंट से पास होगा और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसे हम फोकल प्लेन कहते हैं। द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट and perpendicular to the principal axis is called focal plane. All the ray इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी की सारी प्लेन, ये जो है फोकस पॉइंट पर ही है लेकिन इसी प्लेन पर वो मिलने वाली हैं, इसी प्लेन को हम कहते हैं फोकल प्लेन। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक जानकारियाँ आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से आपको पता चल गई होंगी, बहुत सी बातें कि ऑप्टिक्स होती क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांच ऑफ द ऑप्टिक्स, और उसके बाद हमने बात की यहाँ पर कि व्हाट इज मिरर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, और प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती है एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर, वो भी हमने देखी। और लास्ट में हमने इस लेक्चर के एंड में हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर और डिफरेंट जो डेफिनेशंस थी वो बहुत ज़रूरी थी आपके लिए, वो चीज़ भी आपने यहाँ देखी। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे इस स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती हैं, फिर मिरर फार्मूला क्या होता है, उस इमेज को मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी, डायग्राम के साथ भी हम इमेज बना सकें, देख सकें, और कौन कौन से डिफरेंट यूजेज हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स के, वो भी हम देखेंगे। और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर में। आप उसको मिस ना करें, और उसका बस एक ही तरीका है कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस बेल आइकॉन को सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद ज़रूर आप प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वो लेक्चर, वो वीडियो अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको ये अच्छा लगता है तो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे